स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया था। उसमें मैंने किडनी का काम बताया था। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका काम बताया था। यानी कि किडनी जो होती है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। एक्चुअल में किडनी के अंदर जो करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं वो नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब कई बार क्या होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या किसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हमारी किडनी जो है अपना प्रॉपर काम करना बंद कर देती है। उस केस को हम बोलते हैं बेटा किडनी फेलियर। और किडनी फेलियर में होता क्या है कि अब किडनी ने तो अपना काम करना बंद कर दिया, यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन अब रुक गया या कम हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। ऐसी जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं बेटा यूरेमिया, यानी कि द कंडीशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया हैव बीन इंक्रीज इन आवर ब्लड। अब आपको देखने क्या है कि जो किडनी फेलियर के कारण क्या है। किडनी फेल हो सकती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, मैंने अभी आपको बताया था, किसी इंजरी की वजह से हो सकती है, या फिर किसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसा कि उसका एक एग्जांपल आपकी बुक में लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी। किडनी के पास प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से किडनी अगर अपना काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं किडनी फेलियर। और अगर किडनी फेल हो चुकी है तो उस समय पेशेंट को एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है बेटा, एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज होता है। देयर इज अ यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। अच्छा, आर्टिफिशियल किडनी क्या है? ये एक डिवाइस होती है जो कि हमारे ब्लड के अंदर से नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट यानी कि यूरिया को रिमूव कर देती है। यानी कि इसका काम है, ऐसी आर्टिफिशियल किडनी वो डिवाइस हो गई जो कि हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया को रिमूव कर देती है। आगे बात आती है कि है क्या ये, यानी कि जो आर्टिफिशियल किडनी है या आप कह सकते हो कि डायलिसिस मशीन है। हीमोडायलिसिस मशीन जो होती है उसमें क्या है, इट कंटेन ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, यानी कि इसके अंदर एक ट्यूब का नेटवर्क पाया जाता है। ट्यूब जो होती है एक्चुअल में फोल्डेड होती है और ट्यूब जो है पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या है कि उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू मटेरियल उसमें से एग्जिट या एंटर भी कर सकता है। स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं उस ट्यूब की वॉल को क्रॉस कर सकते हैं और उसमें एंट्री भी कर सकते हैं। और वो जो ट्यूब है वो किसकी बनी होती है? एक मटेरियल की बनी होती है जिसे हम बोलते हैं सेलोफेन। तो सेलोफेन की बनी हुई पोरस ट्यूब इस आर्टिफिशियल किडनी को बनाती है। अब ये जो ट्यूब है वो एक फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड होता है, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलाइसिंग फ्लूइड। क्लियर? डायलाइसिंग फ्लूइड जो होता है बेटा, इसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे नॉर्मल प्लाज्मा के बराबर होती है। यानी कि नॉर्मल प्लाज्मा में अगर ग्लूकोज है तो डायलाइसिंग सॉल्यूशन में भी होता है, डायलाइसिंग फ्लूइड में भी होता है, अमीनो एसिड उसमें होते हैं। नॉर्मली जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, सोडियम होता है, क्लोराइड, वो भी इसमें होते हैं। अब इसमें क्या नहीं होता, हमारे ब्लड में प्लाज्मा में यूरिया होता है, बट डायलाइसिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं होता। अब इसमें जो किडनी फेलियर के बाद जो हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दे रहे हैं, उसमें क्या है कि पेशेंट की किसी भी कन्वीनियंट आर्टरी से, हमारे हाथ में जो कन्वीनियंट आर्टरी होती है, कन्वीनियंट का मतलब आसानी से अवेलेबल, उस आर्टरी से हम ब्लड को ड्रॉन करते हैं, ब्लड को निकालते हैं। और ब्लड को निकालने के बाद उसमें एक एंटीकोएगुलेंट मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर सके, और नॉर्मली हम हेपेरिन का यूज वहां पे करते हैं। तो हेपेरिन को इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड के अंदर और ब्लड इस ट्यूब के थ्रू डायलाइसिंग यूनिट में चला जाता है और इसमें ब्लड लगातार सर्कुलेट होता रहता है। आपको मैंने अभी बताया था कि ये जो ट्यूब है इसकी वॉल किसकी बनी थी? इसकी वॉल बनती सेलोफेन की, और वो क्या है, हाईली पोरस। पोरस होता है, मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल उसको क्रॉस कर सकते हैं। अब आपने देखा है कि इसके बाहर क्या है, ट्यूब के जो बाहर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन या डायलाइजिंग फ्लूइड। इसकी जो कंसेंट्रेशन मैंने आपको बताई थी ब्लड प्लाज्मा के जैसी होती है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया। अब आपको देखना ये है कि ब्लड के अंदर से जो यूरिया है, अब देखो ब्लड के अंदर तो यूरिया भी है, ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है, मिनरल्स भी हैं।
और वो उसके बाहर भी है, बट ब्लड में जो एक्स्ट्रा है वो है यूरिया। तो यूरिया अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्यूब की जो वॉल है वो पोरस है। क्लियर? और पोरस वॉल होने की वजह से इसकी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है यूरिया है वो इस फ्लूइड में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और ब्लड आपका इस कॉइल्ड ट्यूब में सर्कुलेट होते होते वापस आपकी ही बॉडी में यानी कि किसी कन्वीनियंट वेन के अंदर उसे दोबारा से इंजेक्ट कर दिया जाता है। दोबारा इंजेक्ट करने से पहले क्या है कि इसमें एंटी हेपेरिन को इंजेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर देखिए आपके हाथ में निडल इंजेक्ट की है और उसे निकाला भी जाएगा तो अगर हेपेरिन उसके अंदर ब्लड में है तो वहां पे अपने ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा और कंटिन्यूस ब्लड का लॉस होता रहेगा। ऐसे में जो एंटी हेपेरिन अगर हम उस ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो बाद में ब्लड आसानी से क्लॉट हो जाएगा। क्लियर? तो हेपेरिन का काम यहाँ पे इंजेक्ट किया, वो क्यों किया? क्योंकि इस वॉल के अंदर ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर ब्लड को क्लॉटिंग ना हो पाए, इसलिए हेपेरिन इसमें एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन इसमें इंजेक्ट कर दिया। बाद में जब ब्लड हमारे बॉडी के अंदर दोबारा से री इंजेक्ट हो रहा है फिल्टर होने के बाद, तब उस कंडीशन में हम इसमें एंटी हेपेरिन इंजेक्ट करते हैं। और वो क्यों किया? हेपेरिन को डीएक्टिवेट करने के। क्लियर? तो बेटा आपको देखना ये है कि जैसे जैसे ब्लड यहाँ पर फिल्टर होता रहेगा तो यूरिया की कंसेंट्रेशन ब्लड से कम होती रहेगी और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया की कंसेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। अब करना क्या है कि ये जो एक और इसमें इनलेट होता है जिसके थ्रू हम फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसमें कंटिन्यूअस इंजेक्ट करते रहते हैं और जो यूज्ड जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उससे यहाँ से एलिमिनेट भी किया जाता है। अल्टीमेटली पेशेंट का जो ब्लड है वो पूरी तरह फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होने के बाद यही तो काम था हीमोडायलिसिस का, ब्लड को फिल्टर करना। कब करना है? जब किडनी अपना प्रॉपर काम ना कर रही है। ओके, थैंक यू बेटा।